लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि तुम एक बार अस्पताल जरूर जाओ। वैसे सुमन, मेरे कहने पर तुम गांव तो नहीं गई, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि तुम एक बार अस्पताल जरूर जाओ। वहां तुम भैरव को रंगे हाथों पकड़ सकती हो। चलो ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे कुछ और जरूरी काम है। फोन पर मौजूद उस रहस्यमयी शख्स की बातें सुन सुमन का सिर घूमने लगा था। वो लड़खड़ाती हुई कुर्सी पर आ बैठी। उस रहस्यमयी शख्स की बातें उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उसे अचानक से अपना सब कुछ खोता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन फिर ना जाने उसके मन में क्या आया कि उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और अगर ये सच है तो मैं इसे सच होने नहीं दूंगी। मेरे पास तुम्हारा वादा और तुम्हारा दस्तखत किया हुआ कोरा कागज मौजूद है भैरव। सुमन के चेहरे पर दृढ़ता के भाव आ गए। उसने हड़बड़ाते हुए उस कोरे कागज को अपने दराज से निकाल लिया और फिर रोने की वजह से अपने चेहरे पर फैले काजल को साफ करने के लिए वो वॉशरूम चली गई। तुम सही थे, मैं गांव नहीं जा पाई, लेकिन अब मैं अस्पताल जरूर जाऊंगी। इधर सुमन अस्पताल जाने के लिए तैयार हो ही रही थी, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में इमरजेंसी रूम के बाहर माहौल अभी भी तनाव से भरा हुआ था। शेखर की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई थी और पुलिस वालों के कॉल की वजह से शेखर का परिवार भी अस्पताल में इकट्ठा हो चुका था। शेखर की बेटी शची और उसकी दादी विमला देवी दोनों परेशानी से हॉस्पिटल कॉरिडोर में इधर उधर हो रही थी। यति शेखर की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन डॉक्टर अब भी कोई साफ जवाब देने की हालत में नहीं थे। इमरजेंसी रूम के बाहर बैठा भैरव गौर से शची के उदास चेहरे को देख रहा था। शची के हाथों में वही गुड़िया थी जो भैरव ने उसे दी थी। भैरव शची को देख ही रहा था कि तभी शची अपनी गुड़िया के साथ अपनी दादी के पास आ गई। दादी, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, शेखर जरूर ठीक हो जाएगा। चलो आओ, तुम भी भगवान जी से प्रार्थना करो कि तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएं। भैरव देख रहा था कि विमला देवी की आवाज लड़खड़ा रही थी। उनकी आंखों में चिंता भी साफ झलक रही थी। वो दोनों भी इमरजेंसी रूम के बाहर हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। वहां मौजूद हर शख्स को यही उम्मीद थी कि डॉक्टर बाहर आए और कोई अच्छी खबर सुनाए। तभी कुछ डॉक्टर तेज कदमों से इमरजेंसी रूम से बाहर निकले। डॉक्टर को देखते ही यति दौड़कर उनके पास आ गई। उसके चेहरे पर शेखर के हाल के बारे में जानने के लिए एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। डॉक्टर्स, शेखर जी की हालत कैसी है? वो होश में आ गए ना? यति के सवाल पर डॉक्टरों ने निराशा भरी नजरों से उसकी आंखों में देखा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके शरीर से काफी ज्यादा खून बह चुका है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। उनके बचने के आसार, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर की बात सुनकर माहौल तनाव से और भी भारी हो गया। वहां मौजूद हर शख्स का चेहरा फीका पड़ने लगा था। शची भी यति को देखकर उसके पास आ गई थी और उसने कसकर यति के हाथ थाम लिए थे। यति की तरह उसकी मासूम आंखों में भी आंसू आ गए थे। यति माँ, पापा ठीक हो जाएंगे ना? शची के मासूम सवाल को सुन यति अपनी आंखों में मौजूद नमी को छिपाने की कोशिश करने लगी। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। तुम ज्यादा चिंता मत करो। देखना, तुम अपने पापा को फिर से घोड़ा बना पाओगी और तुम उनकी सवारी भी करोगी। इतना कहते हुए यति ने शची को अपने गले से लगा लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। शची बेटा, मेरा भरोसा करो, तुम्हारे पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। यति शची को अपनी गोद में लेकर उसे चुप कराने की कोशिश कर ही रही थी। वो उसे बचपन की एक कहानी भी सुनाने लगी थी कि शायद शची चुप होकर सो जाए, लेकिन शची ने सिसकियां लेना बंद नहीं किया। यति का कंधा उसके धीरे धीरे बहते आंसुओं से भीगने लगा था। शची बेटा, रो मत। बताओ, जब तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि उनकी बहादुर बिटिया रो रही थी, तब उन पर क्या गुजरेगी? पर यति माँ, पापा को होश कब आएगा? जल्दी ही बेटा,
यति प्यार से शची से बात कर रही थी और वो उसे धीरे धीरे थपकाते हुए चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उधर भैरव भी दूर से सब कुछ देख रहा था और तभी उसके मन में कुछ आया कि वो भी यति के पास आ गया। गुड़िया, इस छोटी गुड़िया को मुझे दो, मैं इसे सुला देता हूं। भैरव की बात पर यति ने पहले आश्चर्य से उसकी आंखों में देखा और फिर शची को भैरव को सौंप दिया। भैरव शची को अपनी गोद में लेकर प्यार से थपकाते हुए सुलाने की कोशिश करने लगा। पता नहीं ये भैरव की सच्चाई से भरे दिल का असर था या कोई जादू, लेकिन भैरव की गोद में आने के बाद शची की सिसकियां धीमी हो गईं और कुछ ही पलों में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जल्द ही वो भैरव के कंधे पर सो भी गई। यति भैरव के कंधे पर सोती शची को देखकर मुस्कुरा उठी। अरे वाह, शची तुम्हारी गोद में जाते ही सो गई। हाँ गुड़िया, तुम्हारी ये छोटी गुड़िया प्यार ढूंढ रही थी। और बताओ, तुमसे ये कैसे चुप होती जब तुम खुद ही रो रही थी? भैरव की बात सुनकर यति ने अपनी नजरें नीची कर ली। उसके मन में भैरव की कही बात घूमने लगी थी। भैरव ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे प्यार करना नहीं आता? कहीं ये सच तो नहीं कह रहा कि मुझे प्यार करना नहीं आता? शेखर के इमरजेंसी रूम में होने की वजह से यति पहले ही परेशान थी और अब भैरव की अनजाने में कही गई बात को पकड़ने की वजह से अचानक उसके चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। वो गहरी निराशा भरी नजरों से भैरव को देख रही थी और फिर अचानक वो उसके गले लग गई। भैरव, मुझे माफ कर दो। यति के इस बर्ताव पर भैरव हैरान रह गया। वो अपनी गोद में मौजूद शची को संभालते हुए यति की आंखों में देखने लगा। माफी? गुड़िया, तुम किस चीज की माफी मांग रही हो? भैरव, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने तुमसे वो प्यार नहीं किया जैसे तुम हमेशा मुझसे करते रहे। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ भैरव कि मैं तुमसे इतने गलत तरीके से पेश आती रही। मुझे माफ कर दो कि मैंने कभी भी तुम्हारे दिल में मौजूद सच्चाई और प्यार को समझने की कोशिश नहीं की। यति की कांपती आवाज और उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। भैरव भी यति को इस तरह देख भावुक हो गया। उसने प्यार से यति के आंसू पोंछने शुरू कर दिए। मेरी गुड़िया, तुम जो बोल रही हो मुझे वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम अपने आप को दोष देना बंद कर दो गुड़िया। शेखर भी अस्पताल में है, इसकी भी जिम्मेदार तुम नहीं हो। ये सब नसीब का खेल है गुड़िया, नसीब का खेल। और नसीब के खेल में किसी को कोई दोष नहीं दिया जाता। इसमें किसी की कोई गलती नहीं रहती। जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम अपने आप को दोष मत दो गुड़िया, अपने आप को दोष मत दो। भैरव, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो ना गुड़िया। भैरव, सुमन के साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, उसका क्या हुआ? तुमने मुझे शादी का कार्ड भी दिया था। क्या तुम उससे शादी करोगे? यति के सवाल पर भैरव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अचानक से परेशानी के भाव साफ झलकने लगे थे। कुछ सोचते हुए वो इस सवाल को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यति की मासूम और गंभीर आंखों को देख उसने अपनी नजरें नीची कर ली। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैंने सुमन से शादी का वादा किया था, लेकिन अब हे भगवान, आखिर मैं क्या जवाब दूं? भैरव इसी उलझन में था कि अपने दिल की आवाज सुने या अपने वादे का सम्मान करे। उसकी आंखों में असमंजस का भाव था। यदि मैंने सुमन से वादा किया है, मैंने उसे जुबान दी है कि मैं उससे शादी करूंगा। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। भैरव की बात सुनकर यति को जैसे झटका सा लगा। उसकी सांसें एकदम से तेज हो गईं। खुद पर काबू करने की कोशिश करते हुए वो चुपचाप अपनी नजरें फेरकर दूसरी ओर देखने लगी। इधर भैरव भी हालात को अच्छे से समझ रहा था। यति की उम्मीदों को तोड़ते हुए उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने भी अपनी नजरें नीची कर ली। तभी उसे यति की धीमी आवाज सुनाई दी। भैरव,
हाँ, मैं समझती हूँ। तुमने वादा किया है और तुम्हें उसे निभाना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। भैरव यति की कांपती आवाज में मौजूद उसके दुख को साफ महसूस कर पा रहा था। उसके लिए यति की आंखों में आंसू देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो भी अपने वादे से बंधा हुआ था। इधर एक तरफ जहां भैरव की बात ने यति को गहरी उदासी में धकेल दिया था, वहीं दूसरी तरफ उस रहस्यमयी शख्स के फोन कॉल के बाद सुमन के भी दिमाग में तूफान समझ गया था। उसने भैरव के दस्तखत किए हुए उस कोरे कागज को अपने पर्स में डाल लिया और गुस्से में अपने घर से बाहर निकल गई। भैरव, अगर तुम मुझे धोखा देकर मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हो ना, तब भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। सुमन के मन में भैरव को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि अगर भैरव उससे शादी करने से मुकरता है तो वो इस कागज को भैरव के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। वो अपनी कार में बैठकर तेजी से अस्पताल की ओर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अर्नब और मकबूल भी अब तक शहर वापस आ चुके थे। गांव में किरण देवी की मौत ने अर्नब को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन मकबूल के पैसों की जरूरत की वजह से वो कुछ करने के बारे में सोचने लगा था। वो दोनों एक अंधेरे कमरे में बैठे थे और उनके सामने टेबल पर कुछ नक्शे और कागज फैले हुए थे। दरअसल वो दोनों किसी बड़ी चोरी की योजना बना रहे थे और इसी वजह से उन दोनों की आंखों में एक अलग सी चमक भी थी। अर्नब भाई, आपका ये प्लान तो सच में कमाल का है, लेकिन भाई हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वैसे अर्नब भाई, अगर ये काम हो गया तो हम लोगों के पास खूब सारे पैसे होंगे, है ना? हाँ मकबूल, पैसे तो होंगे, लेकिन इस बार हमें ये काम बहुत संभल कर करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ के सांसद की बेटी को उठाने वाले हैं। इतना कहते हुए अर्नब मकबूल को अपने प्लान के बारे में और अच्छे से बताने वाला था, लेकिन तभी अचानक उसका फोन बज उठा। अर्नब ने देखा कि उसके फोन स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। किसी अनजान नंबर को देखकर अर्नब थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने खुद में कुछ सोचकर धीरे से फोन उठाया। हेलो, कौन? अर्नब के सवाल पर फोन पर पहले कुछ देर चुप्पी रही, लेकिन तभी जैसे दूसरी तरफ से एक हल्की आवाज आई, वैसे ही अर्नब के चेहरे पर धीरे धीरे चिंता के भाव और ज्यादा गहरे होने लगे। उसके चेहरे के भाव अचानक से ऐसे हो गए कि मानो किसी ने उसके हलक में हाथ डालकर जान ही निकाल ली हो। इधर मकबूल ने जब अर्नब के उड़े हुए चेहरे के रंग को देखा, तब उसकी भी आंखों में उलझन और बेचैनी झलकने लगी। क्या हुआ अर्नब? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अर्नब ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होंठ कांपते हुए बस एक ही शब्द दोहरा रहे थे, असंभव, असंभव, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। अर्नब का यह हाल देखकर मकबूल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने आगे बढ़कर फोन को अपने कानों से लगाया और तभी उसने भी कुछ ऐसा सुना कि उसके होश उड़ गए। उसके हाथ कांपने लगे और वो भी अर्नब की तरह एक ही बात दोहराने लगा, ये असंभव है। तुम किरण देवी नहीं हो सकती। मैंने अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए देखा था। तो कौन है छोरा? इस सवाल पर मकबूल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हैरानी से फोन को देखता जा रहा था। तभी फोन पर मौजूद किरण देवी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मकबूल की भी धड़कनें तेज हो गईं। अच्छा, तो तू मकबूल बोल रहा है छोरा, है ना? चल मकबूल, हमरा अर्नबा को फोन दे, हमका उसे बात करनी है। मकबूल ने ना चाहते हुए भी फोन अर्नब को थमा दिया। अर्नब, हमरा छोरा, डर मत, ये हम ही हैं, तुम्हारी बड़ी मालकिन किरण देवी। हमारी आवाज तू भूल कैसे सकता है? ध्यान से सुन, ये हम ही हैं। अर्नब जानता था कि फोन पर जो आवाज है वो बिल्कुल किरण देवी की तरह ही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसकी आंखों में हैरानी और घबराहट के भाव थे। उसकी सांसें एकदम तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो सुन रहा था वो कोई सच था या भ्रम। किरण देवी, बड़ी मालकिन, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप मर चुकी हैं बड़ी मालकिन। मैंने खुद आपको कुएं में गिरते देखा था और गांव वालों ने तो आपका अंतिम संस्कार भी कर दिया था।
फोन पर मौजूद औरत कोई और नहीं बल्कि किरण देवी ही थी, और उसे भी अपनी बेटी मालती के मरने की खबर मिल चुकी थी। वो जानती थी कि मालती सिर्फ उसके मकसद की वजह से मरी है। उसे अपनी बेटी के मरने का अफसोस था, और साथ ही साथ उसके दिल में भैरव से बदला लेने की आग और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। अर्नब, हम तो उससे पहले ही बोले थे कि हमारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। याद कर अर्नब, वाह, हमने तो उसे कहा था कि जब तक हम वो भैरवा को मार न देते तब तक मृत्यु हमारा बाल भी बांका न कर पाएगी। और देख, हुआ भी वही। तुमने जो देखा अर्नब, तूने जो हमारा अंतिम संस्कार होवत देखा, वो सब एक धोखा था। हम अमर है, हम मरी नहीं। हमसे मिल छोड़ा, अब हम और भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटी हूँ। अर्नब को अब किरण देवी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि जिस तरह फोन पर मौजूद ये औरत बात कर रही है, उस तरह दुनिया में सिर्फ एक ही औरत बात कर सकती है, और वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ किरण देवी ही हो सकती है। बड़ी मालकिन, तो अब क्या करना है? अब आपका अगला कदम क्या है और मुझे क्या करना है? सब बता ही, लेकिन फोन पर सब बता ना हो सके अर्नब बिटवा। चलो आओ, उनसे मिलने के वास्ते जेल में आओ। और हाँ, अभी ना पूछना कि गांव में हुए दाह संस्कार के बाद अब हम यहाँ जेल में क्या करने लगे। ना बड़ी मालकिन, नहीं पूछेंगे। ठीक है अर्नब, वाह, हम इंतजार करब। इतना कहते हुए किरण देवी ने फोन काट दिया और अर्नब धम से जमीन पर बैठ गया। अर्नब ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभरने लगीं, और ये सब कुछ देखकर मकबूल की आंखों में भी घबराहट के भाव आ गए। क्या हुआ अर्नब? वो सच में किरण देवी थी? हाँ। मकबूल भी अर्नब की बात सुनकर चौंक गया। दोनों के दिमाग में अब ढेरों सवाल और डर के भाव आ गए थे। वो दोनों यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके साथ अभी अभी जो हुआ वो सच था या सिर्फ एक धोखा। क्या सच है और क्या झूठ है, ये तो अब जेल जाकर ही पता चलेगा। इतना कहते हुए अर्नब ने तुरंत ही अपना भेष बदलना शुरू कर दिया। उसने अपने सिर पर टोपी और चेहरे पर नकली दाढ़ी मूंछ लगा ली। ये सब कुछ देखकर मकबूल के चेहरे पर सवालिया भाव आ गए। क्या हुआ अर्नब भाई, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ मकबूल, मैं किरण देवी से मिलने जेल जा रहा हूँ। चाहता तो हूँ कि तुम्हें भी ले जाऊं, लेकिन जानते हो ना, अगर किसी को हल्का सा भी शक हुआ तो हम लोग बुरी तरह से फंस सकते हैं। हाँ अर्नब भाई, आप ही जेल जाओ, मैं तो वहां जाने से रहा। वैसे भी मैं बड़ी मुश्किल से जेल से भागा था। अब इस जन्म में तो वहां किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा। मकबूल की बात सुनकर अर्नब ने शांत नजरों से मकबूल को देखा और तुरंत ही जेल की ओर निकल गया। अर्नब जल्द ही जेल आ पहुंचा था। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले, लेकिन उसके बदले हुए भेष की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। वो सबसे नजरें चुराते हुए सीधा किरण देवी के कारागार की तरफ जा रहा था। उसके मन में डर और उत्सुकता का मिला जुला भाव था। यहां जेल में भी उसके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि उसने जिस किरण देवी को खुद अपनी आंखों से मरते हुए देखा था, क्या वो सच में इस वक्त जेल में जिंदा है? उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे। इधर किरण देवी कारागार के अंदर एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन मौजूद था, और जैसे ही उसने अर्नब को अपने सामने देखा, वैसे ही उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उधर अर्नब भी किरण देवी को देखकर भौंचक्का रह गया। वो हड़बड़ाते हुए किरण देवी के सामने आकर बैठा। उसकी आंखों में डर और हैरानी के भाव साफ झलक रहे थे। बड़ी मालकिन, आप सच में जिंदा हो? यानी मैंने आपको जो कुएं में गिरते देखा था वो झूठ था? मौत हमका इतनी आसानी से ना छू सकत है अर्नब बिटवा। तुमने जो भी देखा वो तो सिर्फ हमारा एक खेल था। वैसे जानत हो, हम फिर से वो खेला शुरू करन वाली हूँ, और इस बार के खेला में भैरव सच में मारा जाएगा। किरण देवी की ठंडी और गंभीर आवाज कमरे में गूंज रही थी। वहीं अर्नब की आंखों से डर धीरे धीरे गायब हो रहा था।
उसे इस बात पर यकीन होने लगा था कि उसके सामने जो औरत बैठी है वो कोई और नहीं बल्कि किरण देवी ही है। बड़ी मालकिन, एक बात पूछूं? आपने ये सब कुछ जो किया, क्या उसकी योजना पहले से ही बना रखी थी? आपने गांव में मरने का नाटक किया है ना? और जिसका अंतिम संस्कार किया गया है वो कोई और था ना? नाटक? हाँ बिठुआ, कुछ ऐसा नहीं समझ लो। जानत हो ना, हमका लोगन के धोखा में रखना थे। हमने हुई किया जो हमका करे के था, लेकिन अब बिठुआ हमका तो से मदद की जरूरत है। बड़ी मालकिन, मदद? बड़ी मालकिन, आप मदद मत मांगिए, आप बस हुक्म कीजिए कि आखिर करना क्या है। हमका यहाँ से बाहर निकालो अर्नब बिठुआ। हमरा खेल अभी खत्म ना ही हुआ है और हम यहाँ और ज्यादा फंसी ना रह सकत हूँ। लेकिन कैसे बड़ी मालकिन? ये जेल है, आपको मैं यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ? आप तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती। हम नहीं जानते कैसन होगा, लेकिन तो का रास्ता निकाले के हुई तो ये हमका यहाँ से हर हाल में बाहर निकाल अर्नब। हम तो से वादा करत है कि एक बार इन सब के बदले में हम तो का वो सब कुछ दूंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा अर्नब। अब जाओ, हमरा काम करो। किरण देवी की बातों ने अर्नब को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अब पूरी तरह से उलझ चुका था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही किरण देवी की ताकत और उसके वादे ने उसे झकझोर दिया था। वो सोच नहीं पा रहा था कि क्या करना है, लेकिन उसने आखिरकार उसकी मदद करने का मन बना लिया। बड़ी मालकिन, मुझे तो अभी कुछ नहीं सूझ रहा, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको जल्द ही मैं बाहर निकाल लूंगा, बहुत जल्द। हमका पता है ये काम सिर्फ तुम ही कर सकत हो अर्नब, लेकिन ज्यादा देर मत करना। इन सलाखों के पीछे रहते रहते हम उब चुकी हूँ। अब हम ही जेल में और ज्यादा दिन नहीं रह सकती। जी बड़ी मालकिन, इस बार मैं आपके सामने खाली हाथ नहीं आऊंगा। इतना कहते हुए अर्नब ने मुस्कुराकर किरण देवी को देखा और वहां से बाहर निकल गया। उसके दिल में अब नई परेशानियां आ गई थी कि क्या वो किरण देवी को यहां से निकाल पाएगा। वहीं किरण देवी उसे जाते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और संतोष की चमक मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के एक खाली कोने में भैरव और यति एक दूसरे के करीब आकर बात कर रहे थे। भैरव की सुमन से शादी की बात सुनकर यति के चेहरे पर उदासी आ गई थी और भैरव उसी उदासी को दूर करने के लिए यति से बात कर रहा था। गुड़िया, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे माफी मांग रही थी, लेकिन जानती हो, असली माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। जानती हो गुड़िया, मुझे तुमसे माफी क्यों मांगनी पड़ रही है? क्योंकि सुमन वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। भैरव को उम्मीद थी कि उसकी बात सुनकर यति चौंक जाएगी, लेकिन भैरव की बात पर यति ने कुछ नहीं कहा। वो शांत थी। भैरव, सुमन तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस बात पर भी कोई शिकायत नहीं है कि तुम सुमन से शादी कर लोगे। बस मेरी तुमसे एक गुजारिश है भैरव, कि चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन अपने दिल में मेरे लिए एक छोटी सी जगह देना। मैं दुनिया के हर गम बर्दाश्त कर लूंगी भैरव, लेकिन तुमसे दूर रहने का गम अब मुझसे सहा नहीं जाएगा। अब कि अगर हम बिछड़े तो शायद या तो हम ख्वाबों में मिले या फिर आसमानों में भैरव। यति की भावुकता से भरी बातें सुनकर भैरव की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर यति को अपने गले से लगा लिया, लेकिन तभी अचानक भैरव की नजर जैसे ही कॉरिडोर के दरवाजे पर गई, वो बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि वहां सुमन खड़ी हुई थी और वो गुस्से से बस उसे देखे ही जा रही थी। भैरव, ये क्या कर रहे थे तुम? सुमन की तेज आवाज सुनकर भैरव और यति दोनों एकदम चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। सुमन, जरा धीरे बोलो, हम लोग अस्पताल में हैं। तुम अस्पताल में हो?
लेकिन तुम तो मुझसे कहकर गए थे कि तुम गांव जा रहे हो। सुमन, बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा। तुम मुझे सब कुछ समझा दोगे? भैरव, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी थी ना? तुम मुझसे वादा करके गए थे कि नारायण को बचाते ही तुम वापस आकर मुझसे शादी कर लोगे। फिर ये क्या हो रहा है? तुम मुझसे शादी का वादा करके यहाँ इस यति के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हो। सुमन की तेज और ऊंची आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अस्पताल का माहौल अचानक गंभीर हो गया था। आने जाने वाले लोग और कुछ अस्पताल स्टाफ भी हैरानी से उन तीनों की ओर देख रहे थे। इधर सुमन की बातें सुनकर भैरव चुपचाप उसे देखने लगा। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो उसके पास सुमन की बात का कोई जवाब ना हो। यति भी चुपचाप अपनी जगह पर खामोश खड़ी थी। चुप क्यों हो भैरव? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं सुमन, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ है ही नहीं। तो फिर कैसा है? तुम मुझे समझाओ ना। तुम मुझे समझाओ कि आखिर यति यहाँ क्या कर रही है। तुम मुझे समझाओ कि जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम गांव में अकेले हो, यति तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ, उस समय यति सच में मेरे साथ नहीं थी। झूठ मत बोलो भैरव, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मुझे मालूम है तुम मुझसे शादी करने का वादा करके मुझे धोखा देने वाले थे, है ना? सुमन की आवाज और तेज हो गई थी। भैरव सुमन को खामोश नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में उलझन के भाव थे। वहीं यति भी सुमन का ये बर्ताव देख खुद में असहज महसूस कर रही थी। उसे आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि वो भैरव के साथ होकर भी साथ नहीं है। अंदर ही अंदर उसे अपने हाथों से भैरव का प्यार खोता हुआ दिखाई दे रहा था। भैरव, काश मैं तुम्हें छोड़कर जाती ही नहीं। काश मैंने उस रात तुम्हें सुमन के पास भेजा ही ना होता। यति ने अपनी गलती को याद करते हुए अपनी नजरें नीची कर ली थी। इधर सुमन अब भी भैरव पर चढ़कर सवाल जवाब किए जा रही थी। उसने भैरव को धमकाने के लिए उस कोरे कागज को भी निकाल लिया था। देखो भैरव, इस कागज को तो तुम पहचानते हो ना? इस कागज पर किए गए दस्तखत को तो पहचानते हो? उस कोरे कागज को देखते हुए भैरव की आंखों में नमी सी आ गई। वो सुमन के सामने किसी अपराधी की तरह हाथ पर हाथ धरकर खड़ा हो गया। इधर यति ने जब भैरव को इस तरह से मजबूर खड़े हुए देखा तब वो तुरंत ही हाथ जोड़ती हुई सुमन के सामने आ गई। सुमन, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम भैरव को दोष मत दो सुमन। मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। यति की आवाज एकदम धीमी और कमजोर थी। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। सुमन यति को माफी मांगता देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने नफरत भरी नजर से यति को देखा और वापस भैरव की ओर मुड़ गई। भैरव, बस बहुत हुआ। अब तुम्हें साफ साफ बताना होगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या यति के साथ रहोगे? सुमन के इस सवाल ने अस्पताल के माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया था। उसके इस बर्ताव को देख भैरव को भी गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो सुमन के सामने मजबूर था और अपना गुस्सा पीते हुए शांत नजरों से उसे देख रहा था। सुमन, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने तुमसे वादा किया है और मैं उस वादे से पीछे नहीं हट सकता। सुमन की सांसें तेज थीं, लेकिन भैरव का जवाब सुनते ही वो थोड़ी शांत हो गई। भैरव मुझे यति के सामने बोल रहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। नहीं, कुछ गड़बड़ है। अपने मन में ये सोचती हुई सुमन फिर से नाराजगी से भैरव को देखने लगी। अगर ऐसा है तो ये सब क्या है? तुम यति को अपने गले से क्यों लगा रहे थे? सुमन, यति भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं उससे अलग नहीं हो सकता। शादी के बाद भी वो मेरे साथ रहेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे शादी करोगे और यति भी तुम्हारे साथ रहेगी? क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक समझौता हूँ? नहीं सुमन, ये समझौता नहीं है। तुम भी मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, लेकिन यति भी मेरे दिल में है। तुम दोनों ही मेरे साथ रहोगी। भैरव की बात ने माहौल को अचानक से बदल कर रख दिया। यति भी समझ रही थी कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। वो धीरे से आगे बढ़ी। सुमन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। अगर तुम चाहती हो कि भैरव सिर्फ... यति अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी सुमन बीच में चिल्ला उठी। तू तो चुप ही रह यति की बच्ची। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तूने ही मेरे और भैरव के बीच में दरार पैदा की है। तुझे यहाँ से जाना होगा। सुमन को यति से इस तरह बात करता देख अब भैरव भी थोड़ा चढ़ गया। सुमन, यति को इसके लिए दोष मत दो।
तुम जो चाहती हो मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन यति को इस सब में घसीटना ठीक नहीं है। तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? क्या तुम मेरे दर्द को नहीं समझते भैरव? सुमन के लगातार चिल्लाने से लोग इधर उधर देखकर आपस में फुसफुसाने लगे थे। वहीं सुमन और भैरव के बीच भी एक कड़वी बहस और तेज होने लगी थी। वो अब यति को ही अपने हर दर्द का कारण मानने लगी थी। तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है यति, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहती हुई सुमन ने अचानक अपना हाथ यति की ओर बढ़ा दिया। वो गुस्से में अपना आपा खो चुकी थी और किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने यति के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सुमन के थप्पड़ से यति लड़खड़ाकर एक झटके में पीछे हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और यह सब देखकर भैरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुमन, ये तुमने क्या किया? वही जो करना चाहिए था। भैरव की तेज आवाज पर सुमन भी उसी के लहजे में सख्त तरीके से जवाब दे रही थी। वहां आसपास मौजूद लोग घबराकर उनकी ओर देख रहे थे। इधर भैरव भी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो सुमन को धक्के मारकर यहां से निकाल दे, लेकिन तभी यति ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं भैरव, नहीं, हाथ मत उठाना। भैरव असमंजस में फंसा हुआ था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सुमन, अगर तुम इस तरह से बर्ताव करोगी तो हम कभी साथ नहीं चल पाएंगे। भैरव की बात पर सुमन की तेज सांसें थमने लगी। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे। फिर अचानक न जाने उसके मन में क्या आया कि वो शैतानी तरीके से भैरव और यति को देखने लगी। भैरव, तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना होगा, और वो भी यति के बिना। क्या कहा तुमने? मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा, वो भी यति के बिना? हाँ भैरव, ये यति न जाने आज तक कितने मर्दों के साथ रही है। ये खुश थी ना उस एसपी शेखर के साथ, तो तुम इस कलमुही को उसी के पास भेज दो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर इसे तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगी। भैरव पहले से ही सुमन पर गुस्सा था और अब उसकी ऑर्डर से भरी आवाज सुन वो घूर कर उसे देखने लगा। यति की वजह से भैरव अब तक शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यति पर हाथ उठाने के बाद भी जब सुमन यति के बारे में भली बुरी बातें कहने लगी, तब भैरव अपने अंदर उबलते गुस्से को रोक नहीं सका। जबकि यति भैरव को इस तरह गुस्से में देख बुरी तरह से घबरा गई। वो जानती थी कि भैरव जब गुस्से में आता है तब वो किसी को भी नहीं पहचानता। यति को अपने अतीत की बातें अच्छी तरह से याद थी, जब भैरव ने सिर्फ अपने गुस्से की वजह से न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो फिर से भैरव के करीब आ गई। भैरव प्लीज, इस बात को यहीं छोड़ दो, प्लीज बात को और ना बढ़ाओ। वो चाहती है ना कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, तो तुम्हें तुम्हारे साथ नहीं। यति ने इतना ही कहा था कि तभी भैरव ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। ना मेरी गुड़िया, हम लोग इतनी मुद्दतों के बाद मिले हैं। अब हम दोनों को दुनिया की कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती, तुम भी नहीं। भैरव के इस लहजे को सुन यति भी डर के पीछे हट गई। इधर भैरव अब गुस्से में तमतमाई सुमन को देखे जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी यति को ये सब बोलो? और तुमने क्या सोचकर उस पर हाथ उठाया? हाँ? भैरव की तेज और गुस्से से भरी आवाज अब पूरे अस्पताल में गूंज रही थी, लेकिन बावजूद इसके सुमन अब भी अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। ये सब इसी की गलती है भैरव, अगर ये बीच में नहीं आती तो मैं। भैरव का गुस्सा चरम पर था और जब उसने देखा कि सुमन माफी मांगने की बजाय सारा इल्जाम यति पर ही डाल रही है, तब अचानक उसने बिना कुछ सोचे अपना हाथ तेजी से हवा में उठाया और सुमन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भैरव का यह थप्पड़ इतना जोरदार था कि इसकी गूंज बाहर गलियारे तक सुनाई दी। सुमन अपनी जगह पर जड़ सी हो गई थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में गहरे सदमे के भाव साफ दिखाई देने लगे थे। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। सुमन के आंसू उसके गालों पर तेजी से बहने लगे थे। वो डर से धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी। माहौल में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा पसरने लगा था और वहां मौजूद लोग ये सब कुछ चुपचाप देख रहे थे।
अगर तुमने मेरे यति के खिलाफ एक शब्द और भी गलत बोला तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगा। बहरा, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था और अब तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो। तुमने सबके सामने मेरा अपमान किया है बहरा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और वहां मौजूद लोग ये सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। भैरव के थप्पड़ के साथ ही सुमन को अपना रिश्ता खत्म होता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू और दिल में गहरा दर्द उमड़ रहा था। वो बिना कुछ बोले अस्पताल से बाहर निकलने लगी। ये सब कुछ देखकर यति तुरंत ही सुमन के पीछे दौड़ी। वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी। सुमन, रुक जाओ, मत जाओ। तुम तो मुझे रोको ही मत यति। अब तुम्हारे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत सहा, अब और नहीं। इतना कहती हुई सुमन तेजी से अस्पताल से बाहर निकल गई। भैरव चुपचाप सुमन को जाता हुआ देख रहा था। उसका गुस्सा अब ठंडा हो चुका था और उसके चेहरे पर पछतावे के भाव उभर रहे थे। मैंने ये क्या कर दिया? भैरव का गुस्सा अब पछतावे में बदल चुका था। उसने सुमन पर हाथ उठाया था और ये बात उसे अंदर से खाई जा रही थी, क्योंकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। वहीं दूसरी ओर सुमन गुस्से में अपनी कार में आ बैठी थी। भैरव, तुम ये ठीक नहीं किया। तुम्हें और तुम्हारी उस 2% की यति को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। सुमन के दिल में अब सिर्फ गुस्सा और अपनी इंसल्ट का बदला लेने का तूफान उमड़ रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे उस शख्स को फोन लगाने लगी थी जो पहले से ही उसकी मदद कर रहा था। सुमन के फोन करने पर उस रहस्यमयी शख्स ने भी जल्दी ही फोन उठा लिया। क्या बात है सुमन, आ गई अस्पताल से? उस शख्स की बात सुन सुमन पहले तो कुछ सेकंड के लिए शांत रही, लेकिन फिर अचानक उसका गुस्सा बुरी तरह से फूट पड़ा। मैं अस्पताल से नहीं आई, बल्कि मैं अस्पताल के बाहर ही हूँ। और सुनो, मुझे अब यति और भैरव से बदला लेना है। मैं उन दोनों को जान से मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सुमन के मुंह से ये बात सुन फोन पर मौजूद वो शख्स अचानक से चुप हो गया। अरे सुमन, तुम इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ? मुझे पूरी बात बताओ। बस इतना समझ लो कि जो कुछ भी हुआ है ना, उसे मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। और मैं जीते जी कभी भी ना तो यति को और ना ही भैरव को माफ करूंगी। मुझे इन दोनों को जान से मारना है। बोलो, मेरा साथ दोगे? सुमन के इरादे एकदम स्पष्ट लग रहे थे, जिसे सुनकर फोन के दूसरी तरफ थोड़ी देर की खामोशी छा गई। फिर उस रहस्यमयी शख्स ने लंबी गहरी सांस लेते हुए जवाब देना शुरू किया। मुझे इस बात पर बहुत खुशी है सुमन कि आखिरकार तुम्हें अपने दुश्मन की पहचान हो गई और तुम इस मामले में मेरी मदद मांग रही हो। ये भी बहुत अच्छी बात है। जानती हो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चलो ठीक है, मैं तुरंत तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम जल्दी घर पहुंचो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहते हुए उस शख्स ने फोन काट दिया। सुमन ने गुस्से से अपनी गाड़ी में चाबी डाली और तुरंत ही अपने घर के लिए निकल गई। सुमन के अंदर अब सिर्फ एक ही ख्याल था, भैरव और यति से बदला लेना। वो पूरे रास्ते बस उन्हीं दोनों से बदला लेने के बारे में सोचती रही और घर पहुंचते ही वो बस इस बात का इंतजार करने लगी कि जल्द से जल्द वो शख्स उसके घर आए और वो उसके साथ यति और भैरव को जान से मारने का प्लान बना सके। वो बेचैनी से अपने हॉल में इधर उधर घूम रही थी। जल्दी आओ मिस्टर अनजान, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब जब तक मैं अपने इंसल्ट का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं कुछ भी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। सुमन गुस्से में खुद से बातें करती हुई अपने गलियारे में इधर उधर घूम रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि दरवाजे पर जरूर वही रहस्यमयी शख्स होगा। अभी तक वो यति और भैरव से बदला लेने के लिए उतावली हुई जा रही थी, लेकिन अब जब वो रहस्यमयी शख्स उसके दरवाजे पर आ गया था, तब अचानक उसकी धड़कनें तेज हो गईं। शायद सुमन की ये हिचकिचाहट उसकी अंतरात्मा की वो आवाज थी जो हर अपराधी को अपने पहले अपराध के वक्त महसूस होती है। उसने खुद को आईने में देखा और फिर अचानक दरवाजे की ओर बढ़ गई। तू कुछ गलत नहीं कर रही सुम, बस तू उस चीज के लिए लड़ने जा रही है जो तेरा हक है।
सुमन एकदम सख्त कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने अपने सामने जिस शख्स को देखा, उसे देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। तुम? हाँ, मैं। सुमन ने जैसे ही दरवाजा खोला, वैसे ही सामने खड़े शख्स को देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई। दरअसल उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अर्नब था। अर्नब को सामने देखकर सुमन के मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन अब तक उसे इस बात का भी एहसास होने लगा था कि अर्नब ही वो शख्स है जो उसकी हर चाल को समझ रहा था और उसे भैरव और यति के बारे में जानकारी दे रहा था। अर्नब, तो इसका मतलब तुम? हाँ सुमन, मैं ही हूं तुम्हारा मिस्टर अनजान। और अब वक्त आ गया है कि हम दोनों साथ मिलकर अपना बदला पूरा करें। दरअसल अर्नब शुरू से ही मकबूल की मदद से सुमन की जासूसी करवा रहा था। शुरू में उसे लगा था कि सुमन कभी भैरव को धोखा नहीं देगी, लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने हालातों को बदलते हुए देखा और जब मकबूल की जासूसी के जरिए उसे पता चला कि भैरव और सुमन के बीच चीजें सही नहीं हैं, तब उसे यह समझ में आने लगा कि एक ना एक दिन सुमन को भैरव के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर सुमन की जासूसी करवाना बेकार नहीं गया। ये भी आखिरकार भैरव के खिलाफ मेरी जंग में शामिल हो ही गई। अर्नब मन ही मन मुस्कुराते हुए सुमन के घर आया था। वहीं सुमन ने जब अर्नब की आंखों में मौजूद गहरे सख्त भाव को देखा, तब तो तुरंत ही वो उसके सामने आकर बैठ गई। अर्नब, सबसे पहले तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुम उस वक्त भी मेरी मदद कर रहे थे जब मैं चीजों को समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर क्या चल रहा है। तुमने उस वक्त भी मुझे सच्चाई बताने की कोशिश की जब भैरव मुझसे सारी बातें छिपा रहा था। सुमन, जब हम दोनों का मकसद एक ही है तो तुम्हें थैंक्स की जरूरत नहीं। पर वो सब छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब तुम्हें भी और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। तुम्हारी तरह मुझे भी यति और भैरव से बदला लेना है और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बताओ, क्या है प्लान? यही तो मैं सुनना चाहता था सुमन। चलो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि अब हमारा अगला कदम क्या होगा। सुमन ध्यान से अर्नब को देख रही थी। तभी अर्नब अपने प्लान के बारे में बात करने से पहले एक सेकंड के लिए रुक गया। क्या हुआ अर्नब? तुम रुक क्यों गए? बोलो, मैं सब सुन रही हूँ। सुमन, मैं तुम्हें अपना सारा प्लान बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि हम दोनों के बीच जो भी बातें होंगी वो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेंगी। अर्नब की बात सुनकर सुमन अचानक से गंभीर हो गई। वो समझ चुकी थी कि अर्नब उसे कुछ ऐसा बताने वाला है जो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। उसने अर्नब की आंखों में देखा और अपने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अर्नब, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ अर्नब, हम दोनों के बीच की बातें सिर्फ हमारे बीच ही रहेंगी। मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन हमारे बीच की बातें किसी तीसरे शख्स तक नहीं जाने दूंगी। अर्नब ने लंबी गहरी सांस ली और सोफे पर तन कर बैठ गया। सुमन, अगर तुम्हें सच में भैरव और यति से बदला लेना है तो सुनो, किरण देवी मरी नहीं है, वो अभी जिंदा है। अर्नब ने जैसे ही किरण देवी के जिंदा होने की बात कही, कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सुमन हैरानी से अर्नब को देखे जा रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। किरण देवी जिंदा है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अर्नब, तुमने ही तो मुझे बताया था कि वो मर चुकी है और अस्पताल में भी सब इसी बारे में बात कर रहे थे कि किरण देवी से लड़ाई के ही चक्कर में शेखर घायल हुआ है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा था सुमन, लेकिन यही सच है कि बड़ी मालकिन अभी भी जिंदा है और वो जेल में है, पूरी तरह जिंदा। सुमन अभी भी अर्नब की बात का यकीन नहीं कर पा रही थी। ये तुम क्या बोल रहे हो अर्नब? ये इम्पॉसिबल है। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि किरण देवी जिंदा कैसे हो सकती है और अब तुम कह रहे हो कि वो जेल में है। अरे तुम ही सोचो, कोई सेंस है इस बात का कि उधर किरण देवी गांव में मरती है और इधर वो जेल में प्रकट हो जाती है?
आखिर चल क्या रहा है तुम्हारी बड़ी मालकिन के साथ? सुमन, मैं सच कह रहा हूं, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, और वैसे भी मैं बड़ी मालकिन से ज्यादा सवाल नहीं करता। पर वो सब छोड़ो और मेरे प्लान के बारे में सुनो। अगर तुम भैरव और यति से बदला लेना चाहती हो तो बस तुम बड़ी मालकिन को आजाद करवा दो। देखो, तुम अच्छे से जानती हो कि अगर बड़ी मालकिन जेल से बाहर आ गई तो हम सब मिलकर भैरव और यति को आसानी से तबाह कर सकते हैं। हालांकि अर्नब की बातें सुन सुमन हैरत में थी, लेकिन उसकी बातों में उसे एक नई राह भी दिखाई देने लगी थी। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि अगर किरण देवी उसके साथ मिल जाए तो वो यति को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर कर सकती है। उसकी आंखों में बदले की आग और भी तेज हो चुकी थी। अर्नब, अगर किरण देवी जिंदा है तो उसे आजाद करवाना ही होगा। यति को हटाने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है। मुझे किरण देवी को बाहर निकालना ही होगा। सुमन की बात सुनकर अर्नब मुस्कुरा उठा। अच्छा हुआ सुमन मेरी बात मान गई। अब मुझे बड़ी मालकिन को जेल से बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। बहुत अच्छी बात सुमन, मैं तुम्हारे मुंह से बस यही बात सुनना चाहता था। अब बड़ी मालकिन को आजाद करवाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। वैसे सुमन, तुम ये करोगी कैसे? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद गहरी सोच में डूबी हुई थी, जबकि उसकी इस चुप्पी पर अर्नब थोड़ा बेचैन हो गया था। सुमन, बताओ ना, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आखिर तुम बड़ी मालकिन को बाहर कैसे निकालोगी? अर्नब, तुमने किरण देवी को बाहर निकालने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है ना, अब बस देखते जाओ मैं ये कैसे करती हूँ। वैसे भी ये बताने की नहीं बल्कि दिखाने की चीज है। मैं किरण देवी को आजाद करवाने का काम करती हूँ, तब तक तुम अपने उन दूसरे कामों पर ध्यान दो जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। यति को उसकी औकात दिलाने में मैं किसी तरह की कोई चूक नहीं चाहती। इतना कहती हुई सुमन ने अर्नब को वो सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो उसके दिमाग में चल रहा था। अर्नब को शुरुआत में तो अजीब लगा कि वो सुमन के घर में आकर उसी के प्लान को सुन रहा था, लेकिन जब उसने सुमन के पूरे प्लान को सुना तब अचानक उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वाह सुमन, क्या बात कही है तुमने। ठीक है, मैं अपने काम पर लग जाता हूँ, तुम अपने काम पर लग जाओ। इतना कहते हुए अर्नब तुरंत सुमन के घर से निकल गया। अब सुमन और अर्नब एक खतरनाक गठजोड़ बना चुके थे, एक ऐसा जोड़ा जो शायद यति और भैरव की जिंदगी में तूफान लाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ सुमन और अर्नब की इन खतरनाक साजिशों से अनजान भैरव अस्पताल में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्से और चिंता की लकीरें थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी।